हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद अशोक जांगिड में। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपके लिए 5वां पार्ट जो है पार्ट 5 वो आपके लिए लेकर के आया हूं। इस पार्ट 5 में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ये नियम जो ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या सूचक शब्द दिया गया है, अर्थात कोई न्यूमरल दिया गया है जो किसी संख्या को इंडिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, ओके। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा कोई प्लूरल नाउन, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे आपके लिए? किसी वजन को, वेट को, माप को, राशि अमाउंट को, टाइम समय, ठीक है, दूरी डिस्टेंस, इनको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इनके साथ में वर्ब जो है आप चाहे तो सिंगुलर भी ले सकते हैं लेकिन और चाहे तो प्लूरल भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सेंटेंस जो है वो किस नेचर का है। आप पहले सेंटेंस को देखेंगे। यदि आपको लग रहा है कि सेंटेंस से एक राशि का, एक वजन का, समय का, दूरी का, इसका इंडिकेशन यदि आपको मिल रहा है तो फिर आप वहां पे वर्ब लगाइए सिंगुलर, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप वर्ब वहां पे लगाइए प्लूरल। तो चलिए देखिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं, 50 रुपीज ब्लैंक वर्ब के विकल्प के तौर पे मैं ले रहा हूं इज, आर और एम। ये मैंने वर्ब के विकल्प के तौर पे ले लिए हैं। और भी सेंटेंस साथ में देखते हैं। वर्ब के तौर पे फिर से इज, आर और मैंने एम लिया है। Five months blank a long period इन तीनों ही सेंटेंसेस में वर्ब के विकल्प के तौर पे आपके पास इज, आर तथा एम है। ध्यान रखिएगा, इज, आर तथा एम है। इज, आर तथा एम। तो पहला सेंटेंस जरा देखिएगा कि 50 रुपीज ब्लैंक रिक्त स्थान के बाद दे रखा है नॉट अ बिग अमाउंट। यहां पे गौर कीजिएगा, अ बिग अमाउंट, 50 रुपए को एक बड़ा अमाउंट बताया गया, एक बड़ी राशि बताया गया, एक बड़ी राशि, ठीक है। तो ये ए बिग अमाउंट जो है यहां पर 50 रुपीज को आपके लिए अभी क्या बना रहा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो इज, आर तथा एम में से इज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए आपके राइट आंसर के रूप में यहां पर आप क्या रखेंगे? इज रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 10 किलोमीटर्स, ठीक है, 10 किलोमीटर्स रिक्त स्थान। अब इसके बाद में अलोंग वे, ये भी किसी एक यूनिट के रूप में तब्दील कर रहा है और आपके इस प्लूरल सब्जेक्ट को फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में स्थापित कर रहा है। इसलिए फिर से आप वर्ब क्या लेंगे? इज, आर तथा एम में से सिंगुलर वर्ब अर्थात इज लेंगे।
10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, अर्थात 10 किलोमीटर जो है एक बहुत लंबी दूरी होती है पैदल चलने के लिए। अगला देखिए 5 संख्या सूचक शब्द है, मंथ्स एक प्लूरल नाउन है, ठीक। 5 मंथ्स रिक्सान आ गया। अ लॉन्ग पीरियड एक लंबी अवधि, एक लंबी अवधि, एक ये यहां पर किसी समय को बता रहा है, ठीक है। तो फिर से आपकी वर्ब को क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अब आपका ये सब्जेक्ट जो है क्या बन चुका है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए अब बार आप फिर से सिंगुलर ही लेकर के आएंगे। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, 5 मंथ्स इज अ लॉन्ग पीरियड टू वेट। दोस्तों हमने यहां पर क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देखते हैं। हमने यहां पर यह पढ़ा है कि यदि किसी संख्या, वजन, माप, दूरी, किसी राशि, इनसे पहले यदि कोई प्लूरल का कोई संख्या सूचक शब्द आया हो, तब ये दोनों मिलकर के एक सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। वो सब्जेक्ट आपके लिए प्लूरल है या सिंगुलर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे चल करके वाक्य में इसे किस तरह से लिया गया है। जैसे इन तीनों ही वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि यहां पर इनको एक इकाई के रूप में लिया गया है, इसलिए अब यहां पर वर्ब जो है आप प्लूरल के बजाय सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लेकिन यही सेंटेंस यदि मैं कुछ इस तरह से लेता, वर्ब के विकल्प के तौर पे अब की बार मैंने लिया है वॉज तथा वर लिया है। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। Ten months blank passed since we met। अब की बार वर्ब के विकल्प के तौर पे हम ले रहे हैं हैज तथा हैव को। देखिएगा पहला सेंटेंस देखिए, 50 प्लूरल का न्यूमरल है, रुपीज प्लूरल नाउन है जो किसी अमाउंट को शो कर रहा है। 50 रुपीज ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, वाक्य को आगे देख करके फिर तय करेंगे। 50 रुपीज ब्लैंक चार्ज्ड बाई हिम, यहां पर ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है कि ये 50 रुपीज जो है मैं किसी एक यूनिट के रूप में दिखाई पड़ता हो, इसलिए अब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए वर्ब आप लेकर के आएंगे प्लूरल की, अर्थात वर लेकर के आएंगे। तो अभी आप क्या लिखेंगे, वर, और आपका सेंटेंस क्या रहेगा, 50 रुपीज वर चार्ज्ड बाई हिम, उसके द्वारा 50 रुपए चार्ज किए गए। आगे देखिए सेम कॉन्सेप्ट वही है। 10 मंथ्स प्लूरल है, ब्लैंक पास्ट सिंस वी मेट। अब यहां पर आगे वाक्य से बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता लग रहा है कि यहां पर इसको एक इकाई के रूप में लिया गया है, इसलिए आपका फिर से सब्जेक्ट जो है प्लूरल है न कि सिंगुलर। तो वर्ब भी ऑब्वियसली प्लूरल ही लेकर के आएंगे, अर्थात हैव। तो अब आपका सेंटेंस क्या रहेगा, 10 months have passed since we met, कि हमें मिले हुए 10 महीने बीत चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि किसी न्यूमरल के बाद में, किसी संख्या सूचक शब्द के बाद में किसी राशि को, किसी टाइम को, वेट को आदि को व्यक्त करने वाला यदि कोई शब्द दिया गया हो, दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, और वाक्य में यदि उनकी उपस्थिति एक यूनिट के रूप में हुई है, एक इकाई के रूप में हुई है, तो फिर आप वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले रूल की तरफ।
अभी मैं बात कर रहा हूं सपोजिशनल या अनरियल सेंटेंस की। सपोजिशनल या अनरियल सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन नंबर सेकंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं, यदि आपके पास इफ, एज दो या इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, ओ या ओ दैट या वुड दैट जैसे यदि आपके सामने शब्द आए हो, इनसे वाक्य यदि प्रारंभ हो रखा हो, आपका कंडीशनल क्लोज जो है इनसे प्रारंभ हुआ हो, ठीक है, तो उसके बाद में याद रखेंगे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो, यहां पर आप वर्ब बी के रूप में केवल किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, केवल वर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे सेंटेंस देखिएगा, if I were the Prime Minister of India, इस तरह के सेंटेंस आपने बिल्कुल पढ़े होंगे। मैं उसी कैटेगरी के सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर इफ से वाक्य चालू हुआ है, वर्ड दे रखा है, चलो आपको समझ में आया। लेकिन हर बार सेंटेंस आपका इफ से तो प्रारंभ नहीं होता, कुछ और अन्य शब्द जो है उनसे भी वाक्य स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, she talks as if, चाहे तो आप as दो भी रख सकते हैं। she देखिएगा, सेंटेंस देखिएगा, she talks यहां पर प्रेजेंट का है, लेकिन यहां पर एक कल्पना करी गई है। she talks वह इस तरह से बात करती है, she talks वह इस तरह से बात करती है as if या as दो, मानो कि she, फिर आपको यहां पर was नहीं बल्कि यूज करना है किसका, वर का, she were a queen। वह इस तरह से बात करती है कि मानो कि वह क्या हो, एक रानी हो, जो कि वो नहीं है। ऐसा आपने क्या किया, सपोज किया, इमेजिन किया। इसलिए अपन इस प्रकार के सेंटेंसेस को सपोजिशनल या अनरियल या इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आध सेंटेंस और देख लीजिए। ओ दैट आई अब जरा इस सेंटेंस देखिए, ओ दैट काश, आई, अब यहां पे आप वॉज नहीं प्रयोग करेंगे किसका, वर का। यहां पर वॉज का प्रयोग गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इस प्रकार के वाक्यों में आपको वर का ही प्रयोग करना है, किसी और का प्रयोग नहीं करना है। तो ओ दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान होता। इस प्रकार के सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपन ने लिया है सेंटेंस, वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने जरूर पढ़ रखे होंगे, नहीं भी पढ़ रखे तो अभी अपन जान लेते हैं थोड़ा सा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम यदि हिंदी में बात करें तो हम इन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस से हम ब्लेस या विश या होप या कर्स इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं, ऐसे इन सेंटेंसेस के माध्यम से। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की खास बात क्या होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा ही मे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, मे का प्रयोग होता है, और वो भी सेंटेंस के प्रारंभ में होता है। ठीक है, सेंटेंस के बिल्कुल प्रारंभ में आएगा, बाद में नहीं होगा। ओके,
इसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब आपको हमेशा ही कैसी लगानी है, प्लूरल की लगानी है। ध्यान रखें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत में से होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब प्लूरल, और वो भी कौन सी आएगी आपके लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी का आपको प्रयोग करना है। और एक और खास बात, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा ही आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल्स देखिएगा। देखिए, मे यू ब्लैंक सक्सेस, यहां फुल स्टॉप की वजह आप यूज कीजिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का। वर्ब के रूप में मैंने यहां पर लिया है गेट तथा गेट्स। कुछ और सेंटेंसेस साथ में देखते हैं। दिस ईयर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है इसका आप प्राय गलत उच्चारण करते रहते हैं। हम इसे प्राय ईयर अर्थात कान, ईयर, ये उच्चारण करते रहते हैं। इसका उच्चारण भी आप थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ईयर, फिर से बोलता हूं ईयर। आप इसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस भी रखें। ईयर, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, न कि हैप्पी न्यू ईयर। नए कान मुबारक नहीं कहना आपको नया वर्ष मुबारक कहना होता है, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, इसके उच्चारण को यदि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से देखें तो यूं लिखा जाता है। आप इसे बस इतना समझ लीजिए, ईयर। ओके, वर्ब के विकल्प के तौर पे इस सेंटेंस के लिए मैंने लिया है पास तथा पासिस। ओके दोस्तों, तो अभी अपन ने बात करी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, अंत में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी वर्ब जो है हमेशा ही यहां पर प्लूरल की इस्तेमाल होगी। ओके, तो ढूंढिए इसमें पहला सेंटेंस, मे यू। अब ध्यान दें, यू कैसा है, यू यदि एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वह सिंगुलर प्रोनाउन है। लेकिन यदि यू का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है तो फिर यू आपके लिए प्लूरल है। ध्यान दीजिए, यू कैसा है, एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंगुलर है, एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्लूरल है। यह बात अलग है कि यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप वर हमेशा उसके साथ प्लूरल की ही लगाते हैं, सिंगुलर की कभी नहीं लगाते हैं। ओके, देखिएगा, तो मे यू, वह प्लूरल लेके आइए तो क्या आ जाएगा, गेट। क्योंकि वर्ब में यदि आप एस या ईएस लगा देते हैं तो फिर आपकी वर्ब जो है वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। लेकिन यही काम यदि आप नाउन के साथ करते हैं तो उल्टा होता है। ठीक है, बॉय, तो बॉय में आपने यदि एस जोड़ दिया तो बॉयज, अब वो प्लूरल हो गया है। सिंगुलर नाउन था, एस ये जोड़ा, प्लूरल हो गया। वर्ब में ऐसे ही जोड़ा, उल्टा कर दीजिए, अब वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ओके, तो मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ऐसा कह करके, या उसके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अगला देखिएगा, मे ही पास दिस ईयर, भगवान करे कि वह इस वर्ष पास हो जाए। और मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सफलता हासिल करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे को गायब भी कर दिया जाता है। जैसे
तब भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे अच्छे से। वर्ब यहां पे देखिए मैं क्या ले रहा हूं, सेव तथा सेव्स, ये मैंने वर्ब ली है। यहां पर मे को आना था लेकिन मे को स्किप कर दिया। मे गॉड वह प्लूरल की लेकर के आएंगे, मे गॉड सेव द किंग, कि भगवान जो है राजा को बचाए, उसकी रक्षा करे, ऐसा इसका तात्पर्य है वाक्य का। ओके, लेकिन हमने यहां पर किसको स्किप कर दिया, हमने स्किप कर दिया मे को। तो कई बार क्या होता है, ऐसा भी किया जा सकता है, मे जो है इसको गायब किया जा सकता है। तब आपकी हेल्प कौन करेगा, याद रखिएगा, तब सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है। आप यहां जाइए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अब आपका सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़े। आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, यदि कोई ऐसा है कोई स्ट्रक्चर आ जाए, नाउन दे रखा है, नाउन के बाद में देन दे रखा है। अब देन से आप क्या समझते हैं, देन का मतलब जैसे ही देन आपके सामने आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कंपैरिजन। क्या आना चाहिए, कंपैरिजन। कि देन आ गया है तो यहां पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है। क्या हो रही है, तुलना हो रही है। ओके, तुलना कितनों के बीच में होती है, दो के बीच में, एक तो देन से पहले का और दूसरा देन के बाद का। समझ गए। तो देन के बाद में मैंने क्या लिख रखा है, एलिप्टिकल कंपैरेटिव क्लोज, अर्थात देन से पहले तुलना का कोई तत्व दे रखा है और देन के बाद में भी कोई तुलना का कोई तत्व दे रखा है। लेकिन वहां पर एक शब्द जो आपके लिए नया हो सकता है वो क्या है, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल शब्द जो है उसको आप यूं समझिए, इस शब्द की उत्पत्ति हुई एलिप्सिस से। किससे हुई है, एलिप्सिस से। और इस एलिप्सिस का अर्थ होता है किसी चीज को गायब करना। अब किसको गायब किया गया है, ऐसा कोई शब्द विशेष जो हो सकता है जो रिपीटिशन के दायरे में आता हो किसी वाक्य में, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, क्योंकि वो शब्द हमारे लिए क्या था, अननेसेसरी था, सुपरफ्लुअस था, और उसके हटाने से सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात ऐसा कोई शब्द या शब्दों का समूह है जिसको हटाने से वाक्य के अर्थ में फर्क नहीं पड़ा और हमने उसको हटा दिया। अर्थात हमने सेंटेंस में किसका प्रयोग कर लिया है, एलिप्सिस का प्रयोग कर लिया है। अब इस प्रकार के क्लोज को हम क्या कहेंगे, एलिप्टिकल क्लोज। और अब चूंकि ये क्लोज जो है तुलना से रिलेटेड है, कंपैरिजन से रिलेटेड है, इसलिए इस क्लोज को हम क्या कहेंगे, एलिप्टिकल कंपैरेटिव क्लोज। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा हो, नाउन दे रखा है, फिर देन दे दिया, उसके बाद में एलिप्सिस का प्रयोग करते हैं कोई कंपैरेटिव क्लोज दे दिया गया है। तो करना क्या है, ये देखिए, मान लीजिए देन से पहले आपको क्या मिला, देन से पहले आपको मिल गया एक सिंगुलर का नाउन। तो आप क्या करेंगे, देन के बाद में जो तुरंत बाद में वर्ब भी लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो अगले ने गायब कर दिया वहां से। एलिप्सिस के तहत किसको गायब कर दिया, सब्जेक्ट को गायब कर दिया है। ठीक है, तो वर्ब भी आप कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देन से पहले क्या है, सिंगुलर का नाउन। उसी तरह से देन से पहले यदि प्लूरल का नाउन आ गया है तो फिर देन के बाद में भी वर्ब किसकी आएगी, प्लूरल की आएगी। आप चाहे तो इसको यूं याद कर लीजिए कि देन से तुरंत पहले सिंगुलर का नाउन है तो बाद में भी सिंगुलर की वर्ब आएगी। देन से तुरंत पहले यदि कोई प्लूरल का नाउन है तो बाद में प्लूरल की ही वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, I always carry more money than she buys more
ड्रेसेस देन दोनों ही सेंटेंस को देखिएगा। आई ऑलवेज कैरी मोर मनी देन, आप तो देन को देख लीजिए, देन से तुरंत पहले मनी, थोड़ा सा इसको स्पेलिंग को दुरुस्त कर लेते हैं, मनी, थोड़ा हटाना ही पड़ेगा इसको। यस, आप देखिएगा, देन से तुरंत पहले नाउन मनी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब भी अपन बात करते हैं तो उसके साथ में वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर की, यानी हम इसे एक सिंगुलर नाउन के बराबर वेटेज देते हैं। ठीक है, तो वर्ब कैसे ले गए, सिंगुलर। तो देन के बाद में वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर, अर्थात क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इज। आई ऑलवेज कैरी मोर मनी देन इज रिक्वायर्ड, मैं हमेशा अपने पास जितने पैसों की जरूरत होती है उससे अधिक रखता हूं, इसका मतलब ये रहा। ओके, यहां पर फिर से देख लीजिए, देन, और देन के बाद में क्या है, इज। ये इज आ किसके लिए रहा है, मनी के लिए, अर्थात मनी शब्द हम चाहते तो यहां लिख सकते थे, लेकिन ये शब्दों का क्या हो जाता, रिपीटेशन हो जाता, अर्थात अननेसेसरी रिपीटेशन, सुपरफ्लुअस मीनिंग निकलता है इसका, इसलिए हमने मनी शब्द को हटा दिया। दैट मीन्स हमारा सेंटेंस जो है उसमें हमने किसका प्रयोग कर लिया, एलिप्सिस का प्रयोग कर लिया। तो अब ये एलिप्टिकल कंपैरेटिव क्लोज हो गया, और यहां पर वर्ब वही लगेगी जो ये नाउन कहेगा, कौन सा, जो देन से तुरंत पहले आया है। ओके, अगले सेंटेंस चलिए, शी बाइज मोर ड्रेसेस। यहां पर ड्रेसेस जो है एक प्लूरल नाउन है, किससे पहले आया है, देन से पहले। अब देन के बाद में अब आप वर्ब कैसे लगाएंगे, इसी के अनुसार लगाएंगे। ओके, तो वर्ब कौन से लेंगे आप, आर, क्योंकि प्लूरल है, और चूंकि आपका नाउन भी प्लूरल है इसलिए आर आप लिखेंगे यहां पे। तो वाक्य क्या रहा, शी बाइज मोर ड्रेसेस देन आर रिक्वायर्ड, जितनी ड्रेसेस की उसे जरूरत होती है वह उससे अधिक ड्रेसेस खरीदती है। ठीक है दोस्तों, अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये जो रूल अपन ने लिया है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अक्सर मैंने कई गाइड्स में भी देखा है, कई बुक्स में देखा है, इवन कई टीचर्स उनको भी देखा है, इसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ इस चीज़ को। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि द प्लस एडजेक्टिव। पहली बात तो आप ये देखिए कि द क्या है, एक डिटर्मिनर है। द क्या है, एक डिटर्मिनर है, और इसके तुरंत बाद क्या दे दिया गया है, एक एडजेक्टिव दे दिया गया है, जबकि डिटर्मिनर के बाद में किसको आना चाहिए, एक नाउन को आना चाहिए। नाउन नहीं आया तो आया कौन, एडजेक्टिव। फिर आगे है क्या, नहीं। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर जो इस तरह से होना चाहिए था, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसमें से कौन गायब है, नाउन गायब है। तो इसमें आपको कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे यूं देखिए कि यहां पर जो द प्लस एडजेक्टिव दिया गया है ये खुद किसका काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। द प्लस एडजेक्टिव किसका काम करे, नाउन का काम करे। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है, ओके, ठीक है। जैसे चलिए इसको एक बार छोड़ते हैं, यहां से देखिए, वापस देखिएगा, ओके। हाँ जी, यहां पर द प्लस एडजेक्टिव जो है किसका काम कर रहा है आपके लिए, एक नाउन का काम कर रहा है। जब भी द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तो वो किसी वर्ग को बताता है। किसको बताता है, किसी वर्ग को बताता है, या क्या कर सकता है, किसी प्रोविंस प्रांत को बताता है,
किसी देश के नागरिकों को इंगित करता है, या फिर किसी क्वालिटी या सब्सटेंस को भी बता सकता है। तो ध्यान देंगे आप यहां पे, जब ये किसी क्लास को इंडिकेट करे तो आप यहां पर वर्ब जो है वह प्लूरल की यूज करेंगे। वर्ब किसकी यूज करेंगे? प्लूरल की। जब यह किसी प्रांत की बात करता है तब भी आप यहां पर वर्ब जो है प्लूरल की यूज करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली ध्यान रखेंगे, इसी बिंदु पर मैं ज्यादा फोकस करना चाह रहा था, क्योंकि यहां पर कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, कई बहुत सारे टीचर जो हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सीधा इतना ही बताते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव आ गया हो तो आप इसे प्लूरल सब्जेक्ट समझें और उसके बाद प्लूरल की ही वर्ब लगा दें। ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव यदि किसी क्वालिटी या सब्सटेंस को इंडिकेट कर रहा है तो फिर ये एक अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह से बिहेव करेगा, और तब इसके साथ में वर्ब जो है वो आप कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर की लगाएंगे, न कि प्लूरल की। तो यहां इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? एक सिंगुलर की वर्ब का इसके साथ में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर की वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे द रिच, द रिच ब्लैंक नॉट ऑलवेज हैप्पी। यहां पर वर्ब के विकल्प के तौर पे मैं ले रहा हूं इज, आर तथा एम। ध्यान दीजिएगा, इज, आर तथा एम। द रिच, देखिए इसको क्या है? द क्या है? डिटरमिनर आ गया। रिच क्या है? वैसे एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक नाउन का काम कर रहे हैं। अब ये नाउन भी कैसा है? पूरे के पूरे वर्ग को बता रहा है। द रिच का मतलब क्या हुआ? दुनिया के सारे अमीर लोग, सारे, तमाम, समस्त, सभी, ये अर्थ निकल रहा है इसका। तो अब आपका ये जो नाउन है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए अब आप वर्ब जो लेंगे वो क्या होगी? आर। तो फिर सेंटेंस आपका क्या रहेगा? द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। दूसरा सेंटेंस देखिएगा। द फ्रेंच blank the most fashionable people in the world। वर्ब के विकल्प के तौर पे फिर से अपन एच, आर तथा एम को ही ले लेते हैं। बात करते हैं यहां पे। द डिटरमिनर आ गया। फ्रेंच शब्द जो है यहां पर यह इंडिकेट कर रहा है किसी प्रांत को, अर्थात देश को, फ्रेंच को। तो फ्रेंच का मतलब फ्रांस से नहीं है, बल्कि फ्रांस की जनता से है, उस प्रांत में रहने वाले लोगों से, उस मुल्क में, उस देश में रहने वाले वहां के निवासियों से, नागरिकों से, वाशिंदों से है। तो अब आपका ये जो नाउन है अभी भी क्या है? प्लूरल का है, इसलिए आप वर्ब कौन से लेकर के आएंगे? प्लूरल की, अर्थात आर। वाक्य क्या रहा? द फ्रेंच आर द मोस्ट फैशनेबल पीपल इन द वर्ल्ड। अर्थात फ्रांस के लोग जो हैं दुनिया में सबसे ज्यादा फैशनेबल लोग होते हैं। इसी तरह से ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या रहेगा? द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। ठीक है, द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। ओके दोस्तों, आगे देखिए और सेंटेंस देखिए। लेकिन यदि मैं आपसे यो कहूं,
वर्ब के विकल्प के तौर पे इज, आर तथा एम लेना है आपको। इज, आर तथा एम लेना है। अब देखिए दे रखा है, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है पिछली बार की तरह से। ओके, अब यहां पर जो बेस्ट शब्द है वो किसी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है, ना तो किसी वर्ग को बता रहा है, ना किसी प्रोविंस को बता रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? किसी क्वालिटी को, किसी सब्सटेंस को, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अब ये प्लूरल नाउन नहीं हो सकता, अब ये आपका सिंगुलर नाउन की तरह से बिहेव करेगा और वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर की लेगा। ओके, तो अब आप यूज करेंगे यहां पे इज। द बेस्ट इज येट टू कम, अर्थात जो बेहतरीन है हम में वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। द बेस्ट इज येट टू कम। अच्छा दोस्तों, चलते चलते यहां पर एक बात और करते हैं अपन। अभी अपन बात कर रहे थे कि द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करता है। ओके, एक याद रखने वाली बात यह है, यहां पर जो एडजेक्टिव आता है इसमें कभी एस या ईएस नहीं जुड़ता है, सिवाय ब्लैक तथा व्हाइट जैसे शब्दों के को छोड़ करके। फिर से रिपीट करता हूं, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। द प्लस एडजेक्टिव जब किसी नाउन का काम करता है, आपके वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन का काम करता है, तो यहां पर जो एडजेक्टिव है उसमें एस या इस नहीं आता है, सिवाय किसके? ब्लैक तथा व्हाइट जैसे शब्दों को छोड़ करके। ब्लैक को अपन ब्लैक्स लिखेंगे, व्हाइट को अपन व्हाइट्स लिखेंगे। जैसे द सेंटेंस देखिएगा, द ब्लैक्स, द आ गया। ब्लैक अपने आप एडजेक्टिव होता है, लेकिन हम इसको क्या लिखा? ब्लैक्स। क्या लिख सकते हैं? एस लगा सकते हैं इनमें केवल। द ब्लैक्स अर्थात अश्वेत लोग। आपने जरूर अभी देखा होगा अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनके द्वारा, तो आपने सेंटेंस क्या लिया है? द ब्लैक्स। वर्ब क्या आएगी आपकी? प्लूरल आएगी। द ब्लैक्स आर प्रोटेस्टिंग दीज डेज इन अमेरिका, कि आजकल अमेरिका में अश्वेत लोग जो हैं वो क्या करें? विरोध दर्ज करवा रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जरूर देखिएगा आप। मान लीजिए सब्जेक्ट के तौर पे कोई इन्फिनिटिव आ जाए, कोई जिरंड आ जाए, या फिर कोई क्लोज आ जाए। किसके रूप में? सब्जेक्ट के तौर पे। ध्यान दीजिएगा, किसके तौर पे? सब्जेक्ट के तौर पे। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि आपके वाक्य का सब्जेक्ट कोई इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, कोई जिरंड है या फिर कोई क्लोज है, तो फिर आगे आने वाली वर्ब जो है हमेशा ही सिंगुलर की होगी, कभी भी प्लूरल की नहीं होगी। किसकी रहेगी? सिंगुलर की रहेगी, ना कि प्लूरल की। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू स्विम, और देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस और लेते हैं क्लॉज का। इन तीनों ही सेंटेंसेस में
वर्ब के विकल्प के तौर पे हम ले रहे हैं इज, आर तथा एम को। किसको ले रहे हैं? इज, आर तथा एम को। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है, टू इन्फिनिटिव है, दूसरा जिरंड है, तीसरा क्लोज है। थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। यदि आपके लिए नया है तो बहुत ही संक्षेप में मैं इनके बारे में आपको एक बार बता देता हूं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको अपन कहेंगे टू इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये यदि आपके लिए काम करे किसका? नाउन का। किसका काम करे? नाउन का काम करे तो ये जिरेंड कहलाएगा। लेकिन यदि यही स्ट्रक्चर जो है आपके लिए वर्ब का या फिर एडजेक्टिव का काम करे तो फिर ये पार्टिसिपल कहलाएगा। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ओके, दूसरा आगे जिसको अपन क्लोज कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। शब्दों का वह समूह है जिसकी शुरुआत किसी कंजंक्शन से हो सकती है, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद रहता है और सब्जेक्ट के अनुसार बदलने वाली वर्ब, जिसको अपन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वो भी मौजूद रहती है और इसका कोई अर्थ भी निकलता हो तो हम इसे उपवाक्य अर्थात क्लॉज कहते हैं। अपन इसे क्लोज बोल देते हैं बट बाकी का इसका उच्चारण जो क्लॉज होता है न कि क्लोज। ओके, तो शब्दों का वह समूह है जिसमें सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब होती है, शुरुआत में कंजंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा, बशर्ते उसका कोई अर्थ निकलता हो। ओके, तो देखिएगा व्हाट यहां पर कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, सेज एक वर्ब है और इनका एक अर्थ भी निकलता है। क्या है? व्हाट ही सेज, जो कुछ वह कहता है। तो ये क्या है? एक क्लॉज है। ओके दोस्तों, तो चलिए यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं अर्थात टू इन्फिनिटिव है। आपका सब्जेक्ट कौन है? टू इन्फिनिटिव है। तो वर्ब क्या लिया? ये सिंगुलर की अर्थात इज। टू स्विम इज अ गुड वर्कआउट। वर्कआउट कह लीजिए या एक्सरसाइज कह लीजिए, एक ही बात है कि तैराकी जो है एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगला देखिए वॉक प्लस आईएनजी, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि नाउन है, तभी इसको सब्जेक्ट बनने का अधिकार मिला है। तो इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर की लगाएंगे। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, सेज फाइनाइट वर्ब है। तो ये हो गया आपका एक क्लॉज, इसलिए वर्ब फिर से क्या लगाएंगे? सिंगुलर अर्थात इज। व्हाट ही सेज इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि जो कुछ वह कहता है वह मेरे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान दें आप, यदि दो टू इन्फिनिटिव एंड से जुड़ करके आ जाए या दो जिरंड एंड से जुड़ करके आ जाए या फिर दो क्लोजेस एंड से जुड़ करके आ जाए तो फिर आप वहां पर वर्ब प्लूरल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना कि सिंगुलर। कब? जब दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़ करके आ गए, दो जिरंड एंड से जुड़ करके आ गए या दो क्लॉज एंड से जुड़ करके आ गए और काम करने लग गए किसका? सब्जेक्ट का। तो फिर इस प्रकार का सब्जेक्ट जो है आपके लिए एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा, कभी भी सिंगुलर का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, टू स्विम एंड टू वॉक टू स्विम एंड टू वॉक ब्लैंक गुड एक्सरसाइजेज। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, स्विमिंग एंड वॉकिंग ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ। तीसरा एक सेंटेंस और देखिएगा, व्हाट
he says and what he does. Blank different things. और इन तीनों ही सेंटेंसेस के लिए हम वर्ब के रूप में लेते हैं इज, आर तथा एम. ओके, वर्ब के रूप में आपके पास है इज, आर तथा एम. अब चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं. टू स्विम, टू इन्फिनिटी हो गया. टू वॉक, ये भी टू इन्फिनिटी हो गया. दोनों को आपने एंड से जोड़ दिया. अब दोनों मिलकर के आपके लिए एक प्लूरल सब्जेक्ट बने हैं, न कि सिंगुलर सब्जेक्ट. तो वर्ब कौन सी लगाएंगे आप? बिल्कुल, कौन सी? प्लूरल. ओके, अर्थात आर. तो वाक्य क्या रहा? टू स्विम एंड टू वॉक आर गुड एक्सरसाइजेज. तैरना और घूमना दोनों ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं. स्विमिंग जिरंड हो गया, वॉकिंग जिरंड हो गया, एंड से जोड़ दिया और दोनों मिलकर के आपके लिए फिर से एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. इसलिए वर्ब फिर से आप प्लूरल की अर्थात क्या लगाएंगे? आर. कि स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड फॉर हेल्थ. तीसरा देखिएगा, व्हाट ही सेज, जो अभी अपन ने पिछली स्लाइड पे देखा था आपने, व्हाट ही सेज क्लॉज का काम कर रहा था, तो अभी भी ये क्लोज रहेगा. एंड व्हाट ही डज, तो व्हाट कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट, डज इसके लिए फाइनाइट वर्ब है. और इन दोनों क्लोजेस को हमने जोड़ रखा है किससे? एंड से जोड़ रखा है. तो दोनों क्लोजेस यहां पर आपके लिए प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, न कि सिंगुलर सब्जेक्ट का. तो व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, तो वर्ब ले आइए प्लूरल अर्थात आर. व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर डिफरेंट थिंग्स, कि जो कुछ वह कहता है और जो कुछ वह करता है दोनों ही क्या है? अलग अलग बातें हैं. तो दोस्तों समझ आया आपको? यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको टू इन्फिनिटी मिला हो या जिरंड मिला हो या फिर कोई क्लॉज मिला हो तो वर्ब आप लगाइएगा सिंगुलर. लेकिन यदि किसी सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि एंड से जुड़ करके दो टू इन्फिनिटी आ गए हो, दो जिरंड आ गए हो या फिर दो क्लोजेस आ गए हो, तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे, न कि सिंगुलर सब्जेक्ट. और तब वहां पर वर्ब भी आप प्लूरल की लगाएंगे, न कि सिंगुलर की. इसके लिए एक चीज और देखिएगा आप, क्लॉज. यदि आपके स्ट्रक्चर में क्या दे रखा हो? पहले क्लोज दे रखा हो और फिर एंड भी दे रखा है. फिर उसके बाद में जो क्लॉज दिया गया है वो एक रिड्यूस्ड क्लॉज है. कैसा क्लॉज है? एक रिड्यूस्ड क्लॉज है. तो भी आपको वर्ब कैसी लगानी है? प्लूरल की लगानी है. ओके, जैसे व्हाट ही सेज, अभी अपन ने लिया था ये, ठीक है, तो समझने में आसानी रहेगी. उसी सेंटेंस को मैं रिड्यूस रिलेटिव क्लोज में ढाल के देता हूं आपको. व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, ऐसे लिखा था अपन ने, आप इसको ये लिख दीजिए व्हाट ही सेज एंड डज. यहां से आपने क्या गायब कर दिया? ही गायब कर दिया. व्हाट तथा ही दोनों को आपने क्या कर दिया? गायब कर दिया. तो आपने अपने इस क्लॉज को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, शॉर्टन कर दिया. ओके, कर्टल कर दिया, छोटा कर दिया. ओके, तो अब व्हाट ही सेज एक क्लोज है एंड डज, डज के लिए आपका सब्जेक्ट कौन है? ही. यही है सब्जेक्ट ही, जो कि अननेसेसरी था, आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हटा दिया आपने. तो अब आपका क्लोज जो है एलिप्टिकल क्लोज या रिड्यूस क्लोज बन गया है. लेकिन अब जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल की लगेगी. तो व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, व्हाट ही डज की बजाय आपने क्या लिख दिया? डज. एंड डज आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये रहेगा. क्या था ये? यदि दो क्लोजेस एंड से जुड़ करके आए हैं, वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल.
अगले वाला क्लोज चाहे आपका रिड्यूस क्लोज ही क्यों ना हो, तब भी आप वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल की ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आज जो कुछ हमने पढ़ा है वो क्या है, किस तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं। आज सबसे पहले अपन ने देखा कि संख्या सूचक शब्द, उसके बाद में वजन, माप, राशि, समय या दूरी को बताने वाला शब्द आ गया हो और यदि वो एक इकाई की तरह से व्यवहार करे तो आप वर्ब कैसे लगा देंगे, सिंगुलर की लगा देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर आप वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल की लगाएंगे। पहला अपन ने ये पढ़ा। दूसरा अपन ने देखा कि सपोजिशनल जो सेंटेंसेस जो है, जिनको अपन अनरियल सेंटेंसेस भी कहते हैं या फिर इमेजिनरी सेंटेंसेस भी कहते हैं, जहां पर अपन कल्पना करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, जिसको अपन कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन नंबर सेकंड के रूप में देखते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत इफ, एज दो या इफ ओनली या सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, ओ दैट या वुड दैट जैसे शब्दों से होती हो तो फिर आगे सब्जेक्ट सिंगुलर का है या प्लूरल का ये कोई मायना नहीं रखता है। आपको वर्ब के तौर पे वहां पर किसका यूज करना है, वर का यूज करना है, न कि वो उसका। ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने बात करी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब इच्छार्थक वाक्य है, शुरुआत में से होती है, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब आपको हमेशा ही कैसे लगानी है, प्लूरल की लगानी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन ने देखा कि देन से पहले यदि सिंगुलर का सब्जेक्ट है तो उसके बाद में सिंगुलर की वर्ब आएगी, और देन से पहले यदि प्लूरल का कोई सब्जेक्ट दे रखा, नाउन दे रखा है, तो बाद में प्लूरल की ही वर्ब आएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर अपन ने आगे देखा यदि द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करता हो तो फिर यह तीन तरह से व्यवहार कर सकता है। द प्लस एडजेक्टिव क्लास अर्थात वर्ग को इंगित करे, किसी प्रोविंस प्रांत को अर्थात किसी देश को, उसके नागरिकों को इंगित करे, तो फिर दोनों ही सूरत में आपको वर्ब जो है वो प्लूरल की यूज करनी है। लेकिन यदि द प्लस एडजेक्टिव किसी क्वालिटी या फिर सब्सटेंस को इंडिकेट करता है तो फिर आपको वहां पर वर्ब सिंगुलर की यूज करनी होती है। ठीक, यहां पर जो एडजेक्टिव यूज होता है उसमें अपन एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ब्लैक तथा व्हाइट जैसे शब्द जो है द प्लस एडजेक्टिव रूप में जब इस्तेमाल होते हैं तो उसके साथ में एस या ईएस जोड़ा जा सकता है। इसके बाद में फिर अपन ने देखा कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटी दे रखा हो, जिरंड दे रखा हो या क्लॉज दे रखा हो तो वर्ब आप यूज करेंगे सिंगुलर की। लेकिन यदि दो टू इन्फिनिटिव, दो जिरंड या फिर दो क्लॉजेस यदि एंड से जुड़ करके आगे हो तो फिर आप वहां पर वर्ब प्लूरल की यूज करेंगे, तब क्योंकि तभी आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। और अंत में आज अपन ने देखा है कि दो क्लोजेस एंड से जुड़े हुए हैं और क्लास नंबर सेकंड जो है यदि वो रिड्यूस क्लोज के रूप में आया हो तब भी आप वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल की इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करेंगे। आपका यदि कोई सवाल हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को इंग्लिश बाय अशोक जांगिड सर जो है उसको आप सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।